हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का रिवीजन, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले का रिवीजन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें जो भी आता है वो है आपका करंट के बारे में। तो करंट के बारे में हम लोग अगर जाने तो करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट की। तो एवरेज करंट होता है चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, IAVG यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आता है इंस्टेंटेनियस करंट, ये होता है आपका DQ अपॉन DT। यहाँ पे एक चीज़ जाननी होगी, Q इज क्वांटाइज, दैट मीन्स इट वुड बी NE, वेयर N आपका क्या होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, वो आता है रेजिस्टेंस का, फिर आता है आपका वोल्टेज का। इन दोनों फॉर्मूलों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि डेरिवेशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। और ओम्स लॉ के डेरिवेशन में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे निकल के आए हैं जो कि आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पहले तो हम लोग समझेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें आएगा ओम इनवर्स। फिर आपका आएगा V अपॉन I इज इक्वस टू R होता है। यहाँ से पता चलेगा कि V इज इक्वस टू आपका होता है IR, और R की वैल्यू होती है आपकी ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ठीक, जिसमें आपका M होता है मास ऑफ कंडक्टर, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ए होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, उसके जो साइड में होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गई इसकी लेंथ, और इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करने में दो कोलिजन के बीच में रेस्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी रो बराबर होता है RA/L, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, देखिए ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो कट गया। फिर आता है आपका कंडक्टिविटी, दैट मीन्स की हो जाएगा ओम इनवर्स। इसकी यूनिट से पहले हम लोग लिख लें L अपॉन RA। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आता है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो कंडक्टिविटी कितना होगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपका टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रो भी बढ़ा और R भी बढ़ा, ये चीज़ याद रखिएगा। और टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका सिग्मा घटा और R भी कंडक्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस और आपका कंडक्टिविटी भी घटेगी। ठीक है भाई, देखिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्स करने का टाइम घट जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे और तेज़ी से भागेंगे, तो उनको दो कोलिजन के बीच में रेस्ट करने का मौका कम मिलेगा, तो ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो डिनोमिनेटर पोर्शन अगर घट जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एज वेल बोथ इंक्रीजेज, एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी। भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कंडक्टेंस अगर घट रहा है तो कंडक्टिविटी भी घटेगी। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो यहाँ से VD का फॉर्मूला आता है I अपॉन NEA। अब हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी की, तो J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। ये होता है I अपॉन A, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला कितना है NEAVD अपॉन A। तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NEVD। तो VD का आपको यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया J अपॉन NE। फिर आता है आपका मोबिलिटी की बात करें तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप जान लीजिए, ये है मोबिलिटी है। और VD आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे मैं हर चीज़ नोट कर देता हूँ। ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये है आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम।
इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर रेजिस्टेंस का में वेरिएशन किया जाए वायर को स्ट्रेच करके, तो आर डैश जो नया रेजिस्टेंस होता है वो एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है। और याद रखिएगा एन क्या होता है, एन होता है आपका एल डैश अपॉन एल कह सकते हो, या इसको ए अपॉन ए डैश कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ए एल बराबर क्या होता है, ए डैश एल डैश। इनिशियल वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड फाइनल वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, दैट मीन्स कि ए अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगर देखा जाए तो अगला आता है हमारा रेजिस्टेंस का कि आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा टी कह सकते हो। अल्फ़ा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो 0 डिग्री से रिलेट किया है। मान लो अगर किसी दूसरे टेम्परेचर पे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हो और अल्फ़ा निकालना हो या कोई एक टेम्परेचर निकालना हो, तो देखो करना क्या होता है, R2 बराबर होता है आपका R1 और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। मतलब रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो आपके टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आएगा। इसे आप लोग जल्दी से नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनर्जी एंड पावर की। याद रखिएगा एनर्जी का पहला फॉर्मूला जो होता है, जो कि आपकी हीट भी हो सकती है, ये होता है आपका V वोल्टेज इंटू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और एक होता है I स्क्वायर RT, और एक फॉर्मूला होता है आपका V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T। आपको पता होगा पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या कह सकते हो dW अपॉन dt। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब में T से डिवाइड कर दो। अच्छा, वर्क डन आपका क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होता है। वर्क और एनर्जी को सेम पायदान पे रखा गया है, ठीक है। वर्क डन क्या है, सब में T से डिवाइड करो, ये आएगा। पावर का पहला फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, या कह सकते हो I स्क्वायर R, या कह सकते हो V स्क्वायर अपॉन R। एनर्जी की यूनिट बनेगी, सबकी यूनिट बनेगी जूल, यूनिट इज, और एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी आपके यहाँ पावर की, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग वॉटेज या वॉट कहते हैं, W। याद रखिएगा 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वॉट्स, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट्स, और 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट्स, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज योर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 1 किलोवाट आवर, इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, ठीक। 1000 वाट हो गया, इंटू 1 आवर में कितना आएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स आएगा, तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स कि 1 किलोवाट आवर वुड बी, पॉइंट यहाँ पे है इनिशियली, यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड। और सिंस वाट सेकेंड ही आपका क्या होता है, जूल के बराबर, तो आप 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि ये 10 मिनट का लेक्चर आपके रिवीजन फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला रिवीजन के लिए थोड़ा सा भी अगर काम आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और आप लोगों को ये चीज़ बता के मुझे बहुत खुशी होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डीसी सर्किट और एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।